किसी भी स्थिति में वादी का उत्पीड़न न हो, कोई भी निर्दोष व्यक्ति को दंड ना मिले। अब जो बदलाव आया है अवश्य ही ये कहना कि एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जहाँ तक कानून की बात है। 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पुलिस मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर मीडिया कर्मियों के लिए पत्र सूचना कार्यालय की ओर से वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी पुलिस 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग व परीक्षा लेकर और तकनीक से परिचित कराकर नए कानूनों से अवगत कराया गया है। साथ ही ये भी घोषणा की है कि 1 जुलाई को जब ये कानून लागू होंगे तो प्रदेश के हर थाने पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान डीजीपी ने ये भी कहा कि नए आपराधिक कानूनों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी शिकायत के समाधान में उससे जुड़े किसी भी पक्ष का उत्पीड़न न हो। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में ये सुनिश्चित किया गया है कि अपराध के मामले में पीड़ित को तय समय सीमा में न्याय मिले। नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे नए विषय भी शामिल किए गए हैं। इस अवसर पर अपर महानिदेशक सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज किए जाने के 2 महीने के अंदर जांच पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के अंदर अपने मामले के प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। पुलिस महानिदेशक तिलोत्तमा वर्मा ने कहा कि नए कानूनों से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराने के लिए पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्य किया गया है। ये एक चुनौती होगी कि लोग पुराने कानूनों को भूलकर नए कानूनों का अनुसरण करें। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2003, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के 25 दिसंबर 2023 को कानून बनने के साथ ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत की है। पुराने कानून हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कार्रवाई को प्राथमिकता देने के बजाय ब्रिटिश ताज की सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे। 3 नए प्रमुख कानूनों का मकसद सजा देने की बजाय न्याय देना है। भारतीय आत्मा वाले इन 3 कानूनों से पहली बार हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी। तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। इन कानूनों के लागू होने के बाद अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। आज के इस वार्तालाप कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बैचमेट सम्मानीय पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, एडीजी ट्रेनिंग, एडीजी टेक्निकल सर्विसेज, हमारे मुख्य स्टाफ अफसर ईएसओ, एडीजी पीआईबी, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया से जुड़े सभी साथीगण, ये जो आपके साथ वार्तालाप का आयोजन किया गया है, वैसे तो आप लोगों से औपचारिक अनौपचारिक वार्ता के दौरान आप सबको विदित है कि पिछले 4-5 महीनों से पुलिस विभाग, प्रोसिक्यूशन विभाग, टेक्निकल सर्विसेज, न्याय विभाग तथा शासन के सभी अधिकारी
ब्रिटिश कालीन जो हमारे तीनों लॉ थे, उनकी जगह जो नए कानून पार्लियामेंट ने पास किए, जिनको अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी का काउंटर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का पार्ट है, काउंटर पार्ट है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का काउंटर पार्ट है, उसको पास किया है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जो इसकी मूल भावना नए कानूनों को पास करने में थी, इसके बारे में हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने दोनों सदनों में इस पर व्यापक चर्चा की। और जो सबसे मूल भावना ये है कि तकनीक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करके डिस्क्रिशन को कम करना, चाहे वो आईओ का हो या किसी भी इस पूरे चेन में जुड़े हुए व्यक्ति का हो, उसको कम करना। किसी भी स्थिति में वादी का उत्पीड़न न हो तथा कोई भी निर्दोष व्यक्ति को दंड ना मिले, इसके लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाए। एक समयबद्ध तरीके से इन सभी चीजों का विचारण हो। फॉरेंसिक चीजों जो हमारी एविडेंसेस होती है, उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए तथा ये सुनिश्चित कराया जाए कि जो पुलिस ऑफिसर्स के डिस्क्रिशन है, उसको कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा जो निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है वो तकनीक पे आधारित हो। इसके साथ साथ जो भी वादी है, उसको अगर आप विवेचना में क्या प्रगति हो रही है, किसी का नाम जुड़ रहा है, किसी का नाम हट रहा है, इन सभी चीजों की सूचना भी समय समय पे देना बाध्यकारी है। और इन सभी चीजों का ज्ञान सभी हमारे जो वर्टिकल्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उनको उनका पूरा ज्ञान होना एक बहुत बड़ा टास्क था। और हमारे सभी विभागों ने, जिसमें मूलतः ट्रेनिंग विभाग, टेक्निकल सर्विस, प्रोसिक्यूशन, जेल, इन सभी ने जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया की, वो बहुत ही अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। और पिछले कुछ महीनों से ये अधिकारी लगातार इन्हीं काम में व्यस्त हैं। हमारे जो टेक्निकल सर्विस की ट्रेनिंग है, हमारी जो प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग है, हमारे जेल स्टाफ की जो ट्रेनिंग है, वो 100% की जा चुकी है। जितने भी आईपीएस पीपीएस ऑफिसर्स हैं, उनकी 100% ट्रेनिंग की जा चुकी है। हमारे जितने इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग 100% की जा चुकी है। सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग 70% से 75% की जा चुकी है। और जो हमारे बीट के कांस्टेबल हैं, उनकी ट्रेनिंग भी लगभग 60% अब तक हम लोगों ने कर ली है। और हमारा टारगेट है कि हम जो 1 तारीख के पहले इस पूरी ट्रेनिंग को समाप्त करें। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से वहाँ भी हमारे अधिकारी जाके पहले मास्टर ट्रेनर्स हम लोगों ने ट्रेन कराया। उन लोगों ने आके कालांतर में चीज़ों को ट्रेन किया। यहाँ पे जो विधि विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट मैटर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसी मुख्यालय में सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में भी हुई है और फिजिकल मोड में भी कराई गई है। और ये प्रयास किया गया है
कि एक छोटा सा एग्ज़ाम भी सभी का लिया जाए, जिससे कि उनके निपुणता का ज्ञान हो कि भाई वो कितने निपुण हुए हैं इस पूरे जो नई प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी की जानी है, जैसे साक्ष्य संकलन की बात है, हर एक सर्च एंड सीजर जो होते हैं उसको भी वीडियोग्राफी करनी है और उसमें उस डाटा में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो फिर कोर्ट तक जाएगी। इन चीज़ों को भी देखा जाना है, तो उसके लिए एक लंबी क्रय प्रक्रिया भी चल रही है। शासन के द्वारा जो भी फंड्स हमें मिलने थे वो जारी किए जा चुके हैं। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो तात्कालिक रूप से नहीं होंगी, उनको अगले 5 साल में उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। तो उसको भी एक चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। प्रत्येक जनपद के सदर मालखाने का भी अपग्रेडेशन होना है। प्रत्येक जनपद में एक जो गवाही के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी होगा। शासन के द्वारा इसमें एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम और उनको जो गवाह आते हैं उनको टीएडीए दिया जाना आदि चीज़ें शामिल हैं, उनको भी इंश्योर कराया जा रहा है। आपने अभी 2 दिन पहले देखा होगा जो आवश्यक लोकल एक्ट्स में जो प्रोविजंस करने हैं, जैसे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारे लोकल एक्ट्स हैं, नए कानून आने के बाद से उनमें जो परिवर्तन किया जाना है उसके बारे में भी शासन के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है और जल्द ही प्रख्यापित होगा और जब सदन चलेगा तो उसको कानून में बदला जाए। तो पूरा सिस्टम हमारा इस कार्य में लगा था। आप सभी इस पूरे इकोसिस्टम के एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आपके माध्यम से भी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या आम जनता है, उनको भी हम लोगों को एजुकेट भी करना है, उनको बताया भी जाना है। इस ध्येय से ही आज की ये जो वार्तालाप आयोजन किया जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो पे भी ये चीज़ें चल रही हैं। 1 तारीख को जब ये फॉर्मली जब नए कानून लागू हो जाएंगे तो उस दिन एक विशेष कार्यक्रम हर एक थाने में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वहाँ के जो भी पब्लिक है, अच्छे लोग हैं, उनको सबको बुलाया जाएगा। लेकिन जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं वो साइमल्टेनियसली पूर्ववत ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर नया हो जाए और उसके बाद से पुरानी चीज़ों का क्या होगा, ये बहुत सारे लोगों में उत्सुकता रहती है। तो उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। यहाँ जो उपस्थित एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से तैयारियाँ की गई हैं और कितनी हमारी तैयारी है, और उसके बाद से जो क्वेश्चन आंसर होगा उसमें हमारे जो विभिन्न वर्टिकल्स के हेड बैठे हैं वो आपको आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करेंगे। और मैं केवल इतना अवश्य बताऊंगा कि जो शासन की मंशा है या भारत सरकार की जो अपेक्षाएं हैं कि हम 1 तारीख से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो उच्चतम मापदंडों को कायम रखते हुए ये इन तीनों जो कानून हैं उनको लागू करने में सफल होगी और हम किसी भी राज्य से इसको इम्प्लीमेंट करने में पीछे नहीं रहेंगे। और इसके लिए आवश्यक ट्रेनिंग, आवश्यक संसाधन, आवश्यक रिक्रूटमेंट, सभी चीज़ें हम समय से अपने आप को इक्विप कर लेंगे। और जो आने वाली चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो अखिल भारतीय लेवल पे होंगी, जो छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, उसके लिए भी भारत सरकार के विभिन्न विभागों में और हमारे यहाँ भी नोडल ऑफिसर्स की भी सूची तैयार की गई है। और ये सभी जिलों को बताया गया है कि आप कोई भी
समस्याएं हों उसका समाधान हम करेंगे। हमारे लोगों ने जो पैम्फलेट्स वगैरह बनाए हैं और जो थानों में बांटे हैं वो हमने आपको कुछ दिया है, कुछ पैम्फलेट्स लगे हैं, ऐसे पैम्फलेट्स थानों में भी डिस्प्ले किए गए हैं। और ये हम लोगों ने एक छोटी सी हैंडबुक भी सभी पुलिस वालों के लिए बनाई है, जिसमें पुराने कानून और नए कानून में जो धाराओं का अंतर है उसका कंपैरिजन भी है। और इसके पहले सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो हमारे जो आरक्षी और मुख्य आरक्षी थाने में FIR दर्ज वगैरह करते हैं उनको भी सबसे पहले ट्रेन किया था, ताकि जब जैसे ही आपको पता है कि सभी चीज़ें CCTNS से गवर्न होती हैं, वो ऑटोमेटिक मोड पे जिस दिन 1 तारीख के पहले वाली रात में वो ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो जाएगा, तो हमारे लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आयोजन के लिए मैं DIG को भी और हमारे सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एकत्र सम्मानित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ नवीन आपराधिक कानूनों के संबंध में वार्तालाप कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश, आदरणीय पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर महानिदेशक PIB और यहाँ पर उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मेरे प्रिय मीडिया बंधु, जैसा कि आप सब अवगत ही है और अभी आपको अवगत भी कराया गया है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। और इससे जो हमारी पहली दंड आधारित, दंड केंद्रित पूर्व प्रचलित भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके जो औपनिवेशिक कानून थे उनके एक युग का अंत हो जाएगा। भारतीयत्व से युक्त न्याय आधारित कानून का इन तीनों कानूनों के सेलिएंट फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या है और किस तरह से वो हमारे आम जन को, खासकर महिलाओं, बच्चों को, समाज के निर्बल कमजोर वर्गों को लाभान्वित करेंगे, प्रभावित करेंगे, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता, जिसने IPC का स्थान लिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें जो नई अवधारणाएं हैं उसका समावेश करते हुए जो मुख्य परिवर्तन किए गए हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया कि दंड के रूप में अब सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, उसको भी शामिल किया गया है, जो कि हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है। जो छोटे अपराध होंगे, जो बहुत माइन्यूट से छोटे छोटे अपराध होते हैं, उनको बहुत लंबा प्रक्रियाओं में, जटिलताओं में उलझाने के बजाय उसमें मैजिस्ट्रेट्स को पावर होगी, जजेस को एंड कोर्ट्स को, कि वो कम्युनिटी सर्विस का छोटा दंड देके और उसको डिस्पोजल कर दें। लिंग भेद को समाप्त करते हुए जो पुरुष की परिभाषा है उसमें पुरुष, महिला और उभयलिंगी को भी सम्मिलित किया गया है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ट्रांसजेंडर्स, भारत की सीमा के बाहर से यदि कोई व्यक्ति भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है, अबेटमेंट, तो ऐसे अपराध को भी धारा 48 में दंडनीय बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे मामलों में जहां पर के हम लोग देखते हैं आतंकवाद वगैरह के नेटवर्क होते हैं जो आजकल, या साइबर क्राइम के नेटवर्क होते हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। क्राइम इंडिया में होता है, उनका किंग पिन्स या उनके जो सेंटर्स होते हैं वो बाकी किसी अंदर कंट्री में होते हैं। तो अभी तक हम लोग कभी दिक्कत महसूस करते थे, अब इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया। इसी तरह से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो कथित अपराध हैं उनको और अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई पुरुष किसी महिला को प्रवंचित करके उसके साथ मैथुन करता है तो धारा 69 में, प्रवंचित का मतलब हो गया प्रॉमिस, मैरी करना, शादी करके प्रॉमिस करना, इस तरह से, तो 69 में, 69 में उसको दंडनीय बनाया गया अलग से। और इन सभी कानूनों को जो महिलाओं के विरुद्ध होंगे या बच्चों के खिलाफ होंगे, उन सबको IPC, भारतीय न्याय संहिता में शुरू में जगह दी गई है, जो कि
लेजिस्लेचर की और भारत सरकार की और हमारे जो नीति नियंता है उनकी भावना को दर्शाता है कि किस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है उसके किस तरह से संवेदनशीलता की आवश्यकता है और किस तरह से हम सख्ती से उससे निपटना चाहते हैं। इसी तरह धारा 70 उपधारा 2 में 18 वर्ष से कम की आयु की किसी भी महिला के साथ भी सामूहिक बलात्संग किया जाता है तो उसको आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड के दंड से दंडनीय बना दिया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करेगा और उसके लिए किसी बालक से अगर वो भाड़े पर लेकर या उसको उकसाकर कोई अपराध कराता है या उसको अपराध में नियोजित करता है, एम्प्लॉय या नियुक्त करता है, तो धारा 95 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष के कारावास से और अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होंगे। जिसमें शायद इसकी जो मंशा है वो बच्चों से भीख मंगवाना और उस तरह की चीजें करते हैं सब लोग, उस तरह की इसकी लेजिस्लेचर की मंशा है। अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नए अपराध के रूप में संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य को क्रमशः धारा 111, 112, 113 में दंडनीय बनाया गया। झपटमारी जो चेन स्नैचिंग का अभी तक था तो उसमें कई बार संशय की स्थिति रहती थी, उसको एक नया अपराध 304 में, धारा 304 में अलग से इसको दंडनीय बना दिया गया है। अब 5 व्यक्ति या उससे अधिक की भीड़ द्वारा अगर मॉब लिंचिंग का अपराध किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के मूल या उसके वंश या जाति या समुदाय या लिंग के आधार पर, तो उसको अलग से अपराध बनाते हुए ऐसे सभी व्यक्तियों को कठोर दंड यानी कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रद्रोह के अपराध को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर भारत की संप्रभुता पावर्स होती हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, उसकी अवहेलना करता है, कोई निर्देश पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जाता है, उसका उल्लंघन करने का कोई यदि आरोपी है तो ऐसे व्यक्ति को वहां से रिमूव किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। इसमें यह भी कर दिया गया है ताकि कोई मिसयूज ऑफ पावर ना हो कि यदि कोई छोटा मामला है, ट्रिवियल मैटर है, तो उसको 24 घंटे में मुक्त कर दिया जाएगा। 0 FIR इज वेरी इंपॉर्टेंट। और EFIR, 0 FIR में आपको जैसे अक्सर शिकायत मिलती थी मुकदमा कायम नहीं होता है, तो अब ये इसमें इसकी संकल्पना को साकार रूप दिया गया जिसमें संज्ञेय अपराध की सूचना, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई घटित हुआ है तो इसे घटना स्थल पर विचार किए तुरंत FIR दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी। 0 FIR, वो घटना स्थल से संबंध समाप्त हो जाएगा। जिस भी थाने में वो जाते हैं अपनी सूचना दर्ज कराते हैं तो जो पीड़ित है उनकी सूचना दर्ज की जाएगी और ये 0 FIR बाद में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी प्रकार से EFIR है, EFIR तत्काल दर्ज होगी और 3 दिन के अंदर जो सूचना देने वाले अधिकारी हैं, वादी हैं, उनको जाकर उस पर दस्तखत करने होंगे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। ऐसे मामले बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। 3 वर्ष या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम। थानाध्यक्ष ऐसे मामलों में डिप्टी SP या ऊपर से ऊपर के पुलिस अधिकारी से अनुमति लेकर FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच कर सकते हैं कि पहले प्रारंभिक जांच करेंगे तब फिर FIR दर्ज होगी। ऐसे मामले जहां पर सजा का जो अवधि है वो 3 वर्ष है अथवा 7 वर्ष, 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम है और इसकी जांच को फिर 14 दिन के अंदर पूरा करना पड़ेगा और इसकी एक पाक्षिक आख्या कोर्ट को भेजनी पड़ेगी, रजिस्टर रखना पड़ेगा। तो साथ साथ इसके पूरे अनुश्रवण की व्यवस्था भी की गई है इसी कानून के अंदर। 7 वर्ष जैसा आपको बताया गया था, 7 वर्ष या उससे अधिक के जो कारावास के प्राविधान वाले अपराध अगर कोई करते हैं तो उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन अब अनिवार्य कर दिया गया है और फोरेंसिक विशेषज्ञ को मौके पर जाना होगा। ये वो प्राविधान है जहां पर राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 5 साल का समय दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी मोबाइल वैन्स की, FSL की, लेबोरेटरीज की, साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट, बहुत सारा इसमें काम इन्वॉल्व है। तो इसके लिए ये कानून द्वारा अपेक्षा की गई कि आप जल्दी करेंगे बट विलंबतम 5 वर्ष के अंदर कर लेंगे। अब कोर्ट्स के अंदर जो कन्फेशन होते हैं, जहां पर जुर्म कबूल करते हैं अपराधी, वो या विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, वो सारे के सारे कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से और ऑडियो विजुअल माध्यम से किया जाना लीगलाइज कर दिया गया है। तो फिजिकली कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी प्रकार से अगर एसिड अटैक की कोई पीड़ित महिला है तो उसका कथन भी विवेचना के दौरान भी
किसी महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अंकित किया जाएगा, और अगर महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा किसी महिला अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जा सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो पुलिस की रिमांड होती है, ऐसे अपराध जिनमें 60 दिन और जिन अपराधों में 90 दिन की रिमांड की अवधि है, उसमें पहले 40 दिन और 60 दिन, 60 दिन वाले में 40 और 90 वाले में 60 दिन तक कभी भी अलग अलग 15 दिन की पुलिस रिमांड हम लोग ले सकते हैं। आप इसके कानून के मुताबिक 15 दिन की पुलिस रिमांड मिलेगी। 60 दिन की इन्वेस्टिगेशन वाले में 40 दिन फर्स्ट और 90 डेज वाले में 60 डेज फर्स्ट। अलग अलग भी मिल सकता है, 3 दिन 2 दिन, 3 दिन 2 दिन, उस तरह से करके। अब यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको पुलिस थाने में ही रखा जाएगा तथा न्यायालय द्वारा न्यायिक अपेक्षा में लिया गया तो जेल में रुद्ध किया जाएगा, अन्यत्र स्थान पर अभियुक्त को नहीं रखा जाएगा। ये सब मानव अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है कानून के अंतर्गत। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, बलात्संग या पॉक्सो एक्ट के मामले हैं, उनका अन्वेषण प्रत्येक दशा में 2 माह के भीतर पूरा करने की व्यवस्था की गई है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है, जो लोक सेवकों के विरुद्ध कुछ अपराध पंजीकृत होते हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का एक प्रावधान है, अभियोजन स्वीकृति। तो उसमें संज्ञान लेने का समय 120 दिन निर्धारित कर दिया गया है कि अगर 120 दिन के अंदर वो स्वीकृति नहीं दी जाती है तो डीम टू बी ग्रांटेड मान ली जाएगी। दिस इज वन। एंड इसी से रिलेटेड सेकंड है कि जिसने अभियोजन स्वीकृति दी है, पहले अभी तक हमारा क्या प्राविधान है कि उसी अधिकारी को आके कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि ये स्वीकृति मेरे द्वारा अभियोजन स्वीकृति दी गई थी और मैंने फैक्ट्स को देखा, फाइल को पढ़ा, मुझे लगा कि इसमें प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, तो मैंने अभियोजन स्वीकृति दे दी। अब अगर उनका स्थानांतरण, वो कहीं भी जाते थे तो उनको आना पड़ता था, उसमें विलंब होता था काफी आने में, गवाही में, उसमें। तो अब ये कर दिया गया है कि वो ट्रांसफर हो जाएं या रिटायर हो जाएं तो जो उनका सक्सेसर आएंगे वो उनकी चिट्ठी को प्रूव कर सकते हैं, उनके लेटर को, उनकी स्वीकृति को, जो उनके सक्सेसर अधिकारी है वो प्रूव कर सकते हैं। तो इससे बहुत बड़ी एक रिलीफ होगी, बहुत बड़ा इससे डिलेज को कम करने में हमें मदद मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, तारीख पे तारीख बड़ा पॉपुलर सा डायलॉग रहता है, उस पर भी अंकुश लगाने के लिए 2 बार से अधिक कोई स्थगन आदेश अब नहीं दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। कोर्ट पे भी यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ चीजें की गई हैं ऐसी जो कोर्ट के लिए भी बाध्यकारी बनाई गई हैं, और माननीय न्यायालय को देखना होगा कि वो 2 बार से अधिक, एक कुछ सर्कमस्टेंसेस दी गई है कहां जा सकता, सामान्यतः 2 बार से अधिक उनको स्थगन आदेश नहीं दिया जा सकेगा। तो इससे निश्चित रूप से कोर्ट के जो हमारे ट्रायल्स होते हैं उस पर जल्दी करने में मदद मिलेगी। एक और जो मैंने पहले बताया था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाला, उसी में एक चीज और हो गई है कि पहले जब तक एक भी अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर नहीं हो रहा है ट्रायल के दौरान कोर्ट में, तो ट्रायल आगे नहीं प्रोसीड करता था। अब उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो भागा हुआ है, भगोड़ा अपराधी है, अगर वो नहीं आ रहा है तो उसकी फाइल को अलग करते हुए जो रेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किया गया है। एक और खास इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, न्यायालय में जो लंबित आपराधिक मामले हैं उनको वापस लेने का प्रक्रिया, अब उसमें यह कर दिया गया है कि जो पीड़ित है, न्यायालय उसको सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापसी करने का आदेश नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले क्या होता था, यदि किसी व्यक्ति की आवाज का नमूना लेना है, उसके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, तो उसके लिए गिरफ्तारी जरूरी होती थी, वारंट इश्यू होता था और फिर गिरफ्तार होके तब वो कस्टडी में उसके ये सब नमूने लिए जाते थे। अब गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, बिना गिरफ्तारी भी उसके नमूने लिए जा सकते हैं। आवाज का नमूना है, फिंगरप्रिंट्स है, इस तरह के जो नमूने हैं वो बिना अरेस्ट किए भी लिए जा सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से एक्सपेडाइट होंगी चीजें। जजमेंट रिजर्व करने की शक्ति, माननीय न्यायालय को जो पूरी सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व करने की शक्ति होती है, उसको बांध दिया गया है। 45 डेज से ज्यादा रिजर्व नहीं कर पाएंगे, 45 दिन के अंदर निर्णय सुनाना होगा।
तो इससे अगेन ट्रायल में हमारे मदद मिलेगी, स्पीडी ट्रायल में। पूरा का पूरा ट्रायल विचारण और अन्य कार्रवाइयों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों से किए जाने संबंधित नई धारा 530 बीएनएसएस में जोड़ दी गई है। ये एक हम लोगों ने एक आगे की पिक्चर देखी है। हमारा जो लक्ष्य होगा वो ये होगा कि कुछ दिनों बाद जो हमारा ई प्रोसिक्यूशन और ये सारा का जो एफर्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं, कि हमारे एक ऐसी स्थिति में हम पहुंचना चाहते हैं जब पूरा का पूरा ट्रायल इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए। फिजिकल आपको शायद याद होगा कि ये सरकार के विरुद्ध होता था, अब वो देश के विरुद्ध किया गया है। उसको भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य को धारा 152 में दंडनीय बनाया गया है। ये मुख्य रूप से काफी सारे चेंजेस हैं, लेकिन ये वो थे जो सीधे सीधे आम जन से संबंधित होते हैं और जिनके बारे में मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और आगे आने वाले समय में इन कानूनों को इंप्लीमेंट करने में जो हमारी सहायता करेंगे। इसी प्रकार से बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने पुरानी सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है, उसके जो मुख्य जो हमारे उल्लेखनीय फीचर्स हैं, सीलेंट फीचर्स हैं, अगर उसकी हम बात करें तो इसमें कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 9 धाराएं मात्र नई जुड़ी हैं, लेकिन 177 प्रावधान जो थे उसको संशोधित किया गया है। काफी आमूलचूल पूर्व परिवर्तन किया गया है। 35 स्थानों पर इसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग को अनुमन्य कर दिया गया है। जैसा कि अभी बताया गया है कि तकनीक के प्रयोग पर बहुत ज्यादा लगातार फोकस रहा है इन तीनों कानूनों में, तो उसको शुरू में ही ले आए। शुरू में ही जो परिभाषा वाला जो चैप्टर है, अध्याय है, उसी में चीज आ गई है कि जो उसके ऑडियो वीडियो का जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है उनको सम्मिलित किया गया। न्यायिक प्रणाली को कंसोलिडेट करते हुए महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते थे, जजेस जो हमारे कमिश्नरेट्स जहां पर हैं, लखनऊ, कानपुर, इस तरह के जो पुराने हैं, तो वहां पर हम लोग जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से संबोधित करते हैं। उस व्यवस्था को इसी प्रकार मुख्य महानगर सीएमएम मजिस्ट्रेट और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज, इसका एक प्राविधान था पुरानी सीआरपीसी में, इनके पदों को समाप्त कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों जिनमें पुलिस अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का अधिकारी शामिल ना हो, उसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाने की शक्ति भी सरकार को इन कानूनों के द्वारा दे दी गई है। प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माने के रूप में 50,000 रुपए तक का दंड दिया जा सकता है और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट्स के द्वारा 10,000 रुपए का, ये एक चेंज हुआ है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें परिवर्तन ये आया है कि जो छोटे अपराध हैं जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे अपराध के आरोपी यदि अशक्त हों, फिजिकली अशक्त हों, कमजोर हों या 60 वर्ष से ऊपर के हों, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। 3 वर्ष से कम की सजा का यदि कोई अपराध है और जो आरोपी है जिसके ऊपर अपराध करने का आरोप है, यदि वो अशक्त है, फिजिकली बीमार है या बूढ़ा है या 60 वर्ष से ऊपर है, तो उसकी गिरफ्तारी करने से पूर्व डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। आम जनता की जानकारी को सुलभ करने के लिए थानों पर, जिला मुख्यालयों पर सहायक उप निरीक्षक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को ऐसे सभी व्यक्तियों की पूरा विवरण रखने के लिए और जानकारी देने की व्यवस्था की गई है जिनको के पिछले 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया है। तो अब कोई भी व्यक्ति प्रत्येक थाने पर या जिला मुख्यालय कार्यालय पर जाकर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर के जो अधिकारी होंगे उनके पास किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हथकड़ी लगाने का आप लोगों ने काफी सुना होगा कि हथकड़ी पिछले दिनों कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए थे, उनको काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब उसको एक वैधानिक जामा पहना दिया गया और यह कहा गया है कि ऐसे अपराधी जो अभ्यासिक अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर, बार बार अपराध करते, रिपीट ऑफेंडर्स, या अभिरक्षा से निकल भागे व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है, या संगठित अपराध करने वाले, आतंकवादी कृत्य करने वाले, हत्या या बलात्संग, अम्ल द्वारा हमला, एसिड अटैक, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध करते हैं या राज्य के विरुद्ध अपराध करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय, न्यायालय में पेश करते समय हथकड़ी लगाने का प्रावधान अब लीगलाइज कर दिया गया। समन्स वगैरह के प्रारूप कुछ चेंज किए गए और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए उसको
अपराधीकृत कर दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि जो भगोड़े व्यक्ति थे, पहले उसको भगोड़े व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको भगोड़ा घोषित कराने के लिए कोर्ट से काफी जटिल प्रक्रिया थी, और वो करीब करीब ट्रायल की स्टेज के दौरान जब वो हाजिर नहीं होते थे तो उस समय उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आईओ की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे अपराध जिनमें 10 वर्ष अथवा उससे अधिक का पनिशमेंट है, उसमें भगोड़ा घोषित किया जा सकता है, इनाम रखा जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो उससे निश्चित रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली के हाथ मजबूत होंगे और हमें अपराधों को और अधिक प्रभावी ढंग से उनसे निपटने में मदद मिलेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसमें चेंज हुआ है वो हुआ है कि जो विवेचना करने वाले आईओ हैं वो प्रत्येक मुकदमे की प्रगति कॉम्प्लेनेंट को, जो कॉम्प्लेनेंट है जिसने एफआईआर लिखाई है, उसके वो विवेचना की प्रगति क्या है ये 90 दिन के अंदर किसी भी साधन से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी सम्मिलित हैं, दैट मीन्स व्हाट्सएप और एसएमएस के द्वारा 90 दिन के अंदर उसको बताना होगा कि आपके मुकदमे की क्या प्रगति है। तो ये बहुत ही सकारात्मक और मुझे लगता है गेम चेंजर साबित होगा। तो जो डिलेज होते हैं हमारी विवेचनाओं में, उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगाने का माननीय लेजिस्लेचर का शायद ये मंशा रही है। एक हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है तलाशी और जब्तीकरण की, सर्च और सीजर। इसमें वीडियोग्राफी कराए जाने का 105 सेक्शन 105 बीएनएसएस में कंपल्सरी प्रावधान कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि मोबाइल फोन को इसमें वरीयता दी जाएगी। शायद ये ईज ऑफ डूइंग वीडियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो हम पुलिस वालों के सबके पास आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और उसके बारे में बहुत बड़ी संख्या में प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया भी प्रचलित है कि जो मोबाइल फोन से हम लोग उनको देंगे। और इसी तरह से जब्ती के अभिलेख हैं, जो सीजर मीमो वगैरह बनती है हमारी, उनको भी वीडियोग्राफ करेंगे और सारे के सारे अभिलेख बिना किसी विलंब के जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज दिए जाएंगे। इस प्रकार से तलाशी और जब्ती की सारी कार्रवाई को ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास परिलक्षित होता है और इसी के साथ साथ इसके साक्ष्य की विश्वसनीयता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी, जिससे हमें उम्मीद है कि कालांतर में सजा के प्रतिशत में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। एक धारा इसमें जोड़ी गई है 160, जिसके अनुसार अब आपराधिक कृत्य करके जो अर्जित संपत्ति है, अपराध से अर्जित संपत्ति, उसको विवेचक की आख्या प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा ऐसी संपत्ति को कुर्क, जब्त अथवा पीड़ित को वापस दिए जाने का आदेश भी दिया जा सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। संपत्ति की जब्ती काफी जटिल प्रक्रिया होती थी, इसको बहुत आसान और सरल बना दिया गया है। एक धारा 172 जोड़ी गई है जिसके द्वारा बहुत विस्तार में उन्होंने आपके सामने रखा कि किस उद्देश्य से तीनों कानून लाए गए हैं और उसके पीछे उत्तर प्रदेश ने कितना कार्य कर चुके हैं। सुनील गुप्ता साहब ने मैं इनका खासकर धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि स्वयं आप सबको जो उन्होंने आपके समक्ष तीनों कानूनों के बारे में बताया है, स्वतः आपको इससे साबित हो गया होगा कि हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत सफल हो गए होंगे। बिकॉज आई थिंक दे हैव ट्राइड टू रीच आउट, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू टीच यू। सिमिलरली हमने अपने जितने भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे हैं उतने ही विस्तार से हमने उसमें कोशिश की है पहुंचने की। पर सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगी कि किसी भी बदलाव में whenever you want to bring a change, उसके पीछे एक बहुत you require a lot of effort, बहुत कर्मठा, चेंज लाने की शक्ति आप में होनी चाहिए, सुनने की शक्ति होनी चाहिए, और उसके लिए जो हमारा प्रयास है वो बहुत अहम और उसकी भूमिका बहुत रहती है। और ये जो हमारे जहन में बैठा हुआ था, आई मीन राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जिसके लिए लड़े, जिन कानूनों के तहत वो जेल में गए और वो फिर भी चलता रहा इतने सालों के बाद, तो अब जो बदलाव आया है अवश्य ही ये कहना कि एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जहाँ तक कानून की बात है। पर वहीं दूसरे स्तर हमको ये भी याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं पुराना जो कानून है वो हमारे जहन, शरीर, मन सब में बैठा हुआ है। मूवीज तक 420 पिक्चर हम
अगर चोरी की धारा आती है तो 379, अगर आपकी हत्या की धारा आती है तो 302। तो मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती, प्रशिक्षण हमारे लिए अंडर द ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम अनलर्न कैसे करें। लर्न कराना आसान होता है, किसी को नई चीज सिखाना फिर भी कठिन नहीं होता है, पर किसी को उसको अनलर्न करना और उसको फिर सिखाना, आई थिंक दैट इज अ बिग चैलेंज। और वो भी उन लोगों के साथ जिनकी आयु इस उम्र में हो जाती है जहां वो नई चीज नहीं सीखना चाहते, अनलर्न करना तो बहुत ही कठिन था। तो ये अपने सामने ये उद्देश्य रखते हुए हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया। ये डीजी महोदय के अंडर हिम आपके यहाँ प्रोसिक्यूशन के हमारे साथी बैठे हैं, टेक्निकल एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग विंग, वी ऑल हैव वर्कड वेरी हार्ड राइट फ्रॉम द टाइम दिस लॉ वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट। एंड इसके सामने पहले रोड मैप रखा गया और रोड मैप के तहत हमने पहले अध्ययन किया जो हमारे सामने जो नए कानून आए हैं, और उसके बेसिस पर आज हमारे यहाँ प्रोसिक्यूटर्स भी आपके सामने बैठे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, जो लखनऊ में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लॉ प्रोफेसर्स को बुलाया और लॉ प्रोफेसर्स को यहाँ ही बैठकर हमने आईपीएस ऑफिसर्स को और पीपीएस ऑफिसर्स को इसी बिल्डिंग में उनके माध्यम से पढ़ाया। So that was the beginning of our instructions to the IPS and the PPS officers of the state, in which we trained 424 IPS officers and 1016 PPS officers। वो हमारी beginning थी। उसके बाद we reached to our training academies, जहाँ एक और हमें उनको सिखाना था, प्रशिक्षण देना था, वहीं दूसरी ओर बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम ट्रेनिंग मटेरियल भी तैयार करें। और ट्रेनिंग मटेरियल्स आज आपके सामने जो रखा है बुकलेट्स की फॉर्म में, जहां पुराने और नए कानून को उसका तुलना की गई है, साथ ही साथ पैम्फलेट्स बनाए गए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने 29, यहाँ हमारे प्रोसिक्यूटर्स बैठे हैं अन्य सभी एकेडमी से, दे हैड नो आइडिया हाउ टू मेक अ वीडियो, बट आज की तारीख में हमने 29 वीडियोज हिंदी भाषा में 10-10 मिनट के सभी तीनों कानूनों पर आज की तारीख में दे आर अपलोडेड ऑन टू आवर लर्निंग सिस्टम एज वेल एज कल आपकी यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी अपलोड होंगे। तो ये हमने केवल अपने स्टेट के ऑफिसर्स तक ही नहीं शेयर किया, हमने ये बीपीआरएनडी को भी दिया है कि जो हिंदी भाषी स्टेट है वो भी उसको उपयोग में ला सके। तो 29 वीडियोज इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कोई छोटी चीज़ नहीं होती। 29 वीडियोज 10-10 मिनट के, एंड एज फार एज द इंफॉर्मेशन गोज आई विल से दे आर टॉप क्लास वीडियोज। इसके अलावा हमने जो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे उस समय, वी हैड सब इंस्पेक्टर्स 8641, 8641 पासिंग आउट परेड से पहले, जिसपे हमारे मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।